वो आज बौखलाए हुए हैं। फिर से बोलो, चौकीदार, चौकीदार। बहुत बढ़िया। उनकी पराजय पूरे देश ने मुहर लगा दी है। चुनाव में वोटर्स को लुभाने वाली लहरें, लोकतंत्र में सत्ता दिलाने वाली लहरें। हर साल उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा होंगे। क्या हुआ 5 सालों में? वो पार्टी वाले झूठ बोलते हैं कि वे आप वोट कटवा बन गए हैं। वो लहरें जिन्होंने सत्ता से सरकार को बेदखल कर दिया, वो लहरें जिन्होंने सरकार के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। जनतंत्र में जनता की दमखम दिखाती लहरें। राफेल घोटाले में 45,000 करोड़ रुपए उस चोर का चौकीदार ने कर्जा माफ किया। ये जैसे तैसे कोशिश कर रहे हैं कि देश में एक खिचड़ी सरकार बन जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े मंदिर के सामने से हम आपको बता रहे हैं 2014 के चुनाव की कहानी। वो लहर जिस पर सवार होकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। चल ढोल बजा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल ये गाना गा। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो लहर जिसने 10 साल तक बेहद खामोशी से देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले मनमोहन सिंह को सत्ता से बाहर कर दिया। वो लहर जिसने 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो लहर जिसने देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। पहली बार कांग्रेस 50 सीट भी हासिल नहीं कर पाई। सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जरूरी नंबर तक नहीं बचा था। उत्तर भारत हो या दक्षिण, कांग्रेस कहीं भी खड़ी नहीं हो पाई थी। मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूँ। मनमोहन सरकार के लगभग सभी मंत्री चुनाव हार चुके थे। चुनाव परिणाम के बाद देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवा रंग में रंग चुका था। तो एक तरफ जहां कश्मीर की लद्दाख सीट बीजेपी के खाते में गई, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण की कन्याकुमारी सीट भी बीजेपी ने जीती। 1984 के बाद पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। एनडीए को 336 सीटें मिली थी, बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, यूपीए को 60 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली थी, वहीं तृणमूल ने 34 सीटें जीती थी, तो एआईएडीएमके ने 37 सीटें जीती। अब की बार किसकी सरकार के नारे ने लोकतंत्र के इतिहास को पूरी तरीके से बदल दिया। 7 राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, गोवा, गुजरात जैसी जगहों पर कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। वैसे ऐसी हार कांग्रेस को सिर्फ एक दिन या किसी एक वजह के चलते नहीं मिली थी। कई ऐसी वजह थी जिसके चलते मोदी लहर पैदा हो रही थी और कांग्रेस को हार मिल रही थी। 2014 के चुनाव से पहले देश में अन्ना आंदोलन हुआ था, जिसने कांग्रेस की नींव को कमजोर करने का काम किया। चलिए आपको देश की राजधानी दिल्ली ही लिए चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हालात बनते जा रहे थे जिसके चलते कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही थी। यूजी स्कैम में कुछ नहीं निकला, कोल में भी कुछ नहीं निकला, और इससे साफ जाहिर हुआ कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा जहां कहा गया था, खासतौर पर ब्लैक मनी की बात की गई थी, और इसी सरकार ने कहा था कि हम ब्लैक मनी जो है वापस लाएंगे,
जो 80 लाख करोड़, कई 72 लाख करोड़, इस तरह के फिगर्स दे करके लोगों को गुमराह किया गया। 2014 नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव हुआ और इसलिए ये हम लहर नहीं मानते, हम ये लोगों का जुनून और जज्बा मानते हैं नरेंद्र मोदी जी के काम के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम। देश के लोगों को गुमराह करके एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री बना जिसने देश को तबाह कर दिया। अन्ना आंदोलन भी एक शक्ल थी जिसको आरएसएस का पूरा सपोर्ट था और जिसके जरिए केजरीवाल साहब ने अपनी पूरी सियासी भूमिका बनाई और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई। मारपीट से नहीं चलता है और भारत एक जनतंत्र है। को लगने लगा है कि जिस तरह का माहौल है उस माहौल में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मोदी को गाली दो, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं रहा है। आज से 5 साल पहले लोकसभा का वो चुनाव 9 चरणों में कराया गया था। 7 अप्रैल से लेकर 12 मई तक पूरे देश में वोट डाले गए थे। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक चुनाव में ये सबसे लंबा चुनाव था और इस चुनाव के परिणाम 16 मई को आए थे। 336 सीटों के साथ जहां एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बना था, तो वहीं 282 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। संसद में आधिकारिक विपक्ष के लिए 10% यानी 54 सीटों का होना जरूरी था। लेकिन 2014 के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के अलावा संसद में या कहिए लोकसभा में किसी और दल के पास 50 सांसद नहीं थे। पहली बार संसद में कोई आधिकारिक विपक्ष नहीं था और नरेंद्र मोदी की इस जीत में सबसे बड़ा रोल उत्तर प्रदेश ने निभाया था। दरअसल में नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश की वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जहां उन्हें चुनौती दे रहे थे कांग्रेस पार्टी से अजय राय तो आम आदमी पार्टी से खुद अरविंद केजरीवाल। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को बड़े अंतर से हराया था और फिर जनता ने उन्हें गंगा पुत्र बना दिया। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। यूपी में बीजेपी को 71 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली, कांग्रेस केवल 2 सीट पर सिमट गई, तो अपना दल ने भी 2 सीटें जीती। बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था और अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी हार गए। उत्तर प्रदेश में उन दिनों अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जबकि मोदी लहर में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों तक सिमट गई थी। उस वक्त के सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी और आजमगढ़ 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों से मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी की अपनी संसदीय सीट को छोड़ दिया था। मोदी हालांकि सभा मैंने की, सभा हमारी भी अच्छी हो रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी के पक्ष में गए और केवल एक नाम के ऊपर चले गए, मोदी साहब। कांग्रेस सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रह गई थी। रायबरेली से सोनिया गांधी तो अमेठी से राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश और ये जानने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने किस तरह से पूरे चुनाव को मोड़ दिया था। आज से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक ऐसा इतिहास रचा जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। 2014 के मोदी लहर में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस को महज 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 2G घोटाला और 2-4 घोटाले ऐसे लाइमलाइट में आएगा और भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं ने उन घोटालों को ऐसा उछाला था कि मतलब लगा कि पूरा देश घोटालों से भरा हुआ है और कुछ घोटाले के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। जो एक डोमिनेटिंग नैरेटिव था उत्तर प्रदेश में वो ये था कि सपा और बसपा की सरकारें ही बारी बारी से बनती हैं और लोगों के मन में भी ये आ गया था कि ये जाएंगे तो वो आएंगे एंड सो ऑन। नरेंद्र मोदी ने या कहिए बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में गुजरात के विकास के नाम पर वोट मांगे। हालांकि वो खुद गुजरात के सीएम थे, लेकिन बीजेपी उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। वैसे वाराणसी के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, जिनका मुकाबला था कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री से। नरेंद्र मोदी को 8.5 लाख वोट मिले थे और उन्होंने मधुसूदन मिस्त्री को 5,70,000 वोटों के अंतर से हराया था।
चलिए बड़ौदा के बाद अब बात करते हैं गांधीनगर की, जहां 2019 में भले चेहरा बदल गया हो, लेकिन 2014 का लोकसभा चुनाव लाल कृष्ण आडवाणी ने ही लड़ा था। आडवाणी जी को 8.25 लाख वोट मिले थे और 4,83,000 वोटों के एक बड़े अंतर के साथ आडवाणी जी संसद पहुंचे थे। जो चीज कभी पिछले 16 चुनाव में नहीं हुई, इस बार होने वाली है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी मोदी के चक्रव्यूह में फंस चुकी थी और इसी का असर देखने को मिला कि गुजरात की 26 की 26 सीटें बीजेपी ने जीती। कारोबारियों के इस राज्य में पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। भारत माता के, भारत माता के। 12 साल तक बतौर मुख्यमंत्री अपने काम से व्यापारियों को समझाने वाले नरेंद्र मोदी देश को भी अपनी बात समझाने में कामयाब हो गए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से गुजरात में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, जहां कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल और गुड गवर्नेंस के नाम पर पूरे देश में वोट मांगे। यूपीए की जो सरकार थी उसके सामने सबसे बड़ा जो संकट था वो एंटी इनकम्बेंसी का संकट था, तो लोग उससे ऊब चुके थे। जिस प्रकार से विकास का इस मॉडल को प्रचार किया गया, उससे भी लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित किया गया और उसके हिसाब से बीजेपी को फायदा हुआ। वैसे 2014 के चुनाव में चाय वाले को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी। कांग्रेस के अधिवेशन में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा था। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। मणिशंकर अय्यर के चाय वाले बयान को बीजेपी ने अपने कैंपेन में बदल दिया। पूरे देश में चाय पर चर्चा को बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार हथियार बना लिया। मुद्दों की पत्ती को देर तक उबाला है, मीठे उपायों का शक्कर भी डाला है। चाय वाले के नारे को बीजेपी ने गरीबों की अस्मिता से जोड़ दिया। चाय वाले के नारे के साथ बीजेपी जमीनी वोटर तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। 2014 के लोकसभा के चुनाव में ये हिंदुस्तान फैसला करेगा कि देश बेचने वालों को जिताना है कि चाय बेचने वाले। तो एक तरफ जहां चाय वाले का नारा आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूपीए सरकार के दौरान के घोटालों से जनता परेशान हो रही थी। CWG, 2G और कोल स्कैम जैसे घोटाले जनता की जुबान पर थे। उस दौर में देश में महंगाई लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते गरीबों को 2 जून की रोटी भी मुश्किल हो रही थी। चारा, बिजली, डीजल और खाद की बढ़ती कीमतों की वजह से अनाज का उत्पादन महंगा हो गया था। महंगाई को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब रही। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुप थे और कोई भी ये भरोसा भी नहीं दिला पा रहा था कि महंगाई के साथ साथ सरकार करप्शन को भी रोक सकेगी। महाराष्ट्र में एनडीए को 42 सीटें मिली तो यूपीए को केवल 6 सीटें मिली थी। मुंबई की सभी सीटें यूपीए हार गई थी, जबकि बीजेपी और शिवसेना को 3-3 सीटें मिली थी। चलिए आपको लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2014 के चुनाव में महाराष्ट्र भगवा के रंग में रंगा हुआ किस तरीके से नजर आया। 2014 में आई मोदी लहर किस तरह से पूरे देश में सुनामी की तरह फैलती चली गई और फिर पूरे देश को भगवा रंग में रंग दिया। कांग्रेस ने घोटाले बहुत किए हैं, बीजेपी के यहाँ से देखेंगे तो उनका काम एकदम साफ सुथरा है अभी तक। आज उन्होंने इतने 1000 करोड़ का किया, आज उधर इतने 1000 करोड़ का किया, तो ये सुनते सुनते देश की जो 125 करोड़ जनता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी कि भाई हम जो कर रहे हैं सरकार हमारे लिए करेगी, उनके खुद के लिए कर रही है। डेफिनेटली घोटाले तो बहुत ज़्यादा किए। अगर एक आम नागरिक के तौर पे अगर हम देखें तो हमारा मेन क्राइटेरिया क्या है, हमें सस्ताई चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार ही था। देख देख के सब ऐसे खौफ खाते थे। धीरे से हो रहा है लेकिन अभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। 2014 के
चुनाव में हिंदुस्तानी वोटर्स को आम आदमी पार्टी के रूप में एक नया विकल्प मिला था। अन्ना आंदोलन से निकली इस पार्टी की अगुवाई कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा जनमानस तैयार हुआ और इसी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के लगभग हर बड़े नेता के खिलाफ उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। वाराणसी में खुद अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। वहीं अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती दे रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वास। बिहार में आज नीतीश और मोदी साथ साथ हैं, लेकिन 2014 में जेडीयू की राह एनडीए से अलग थी। 2014 में दरअसल में नरेंद्र मोदी ने दोस्ती की थी उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान से। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार और जानने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त बिहार का मूड क्या था। कहते हैं साल 2014 में देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर थी, मगर इस लहर को अगर एक साल पहले कोई नहीं समझ सका तो वो थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने जून 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता अपना इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। लहर था वो बाद में उनको समझ में आया इस बात को कि नहीं, वो उनका जो डिसीजन रहा वो राजनीतिक रूप से वो सही नहीं रहा, तो फिर बाद में देखिए इकट्ठा आ गए। तो गठबंधन का नीतीश जी का उस समय भी पोल खुल गया था कि 2 सीट किसी तरह से मैनेजमेंट से जीते थे, बाकी जो है सो जमानत जब्त हुआ था। नहीं देखिए, मैंने देखा था उस समय मतदाताओं का रुख को, और मतदाता कहते थे कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी और विधानसभा में नीतीश कुमार। आरजेडी या कोई भी जो सेकुलर सोशलिस्ट फोर्स है ये समझ नहीं सका कि मोदी जी जिस तरह से गुजरात में करके आए हैं वही माहौल देश में बनाने में कामयाब हो गया। 2014 के चुनावों से ठीक पहले यानी कि 2013 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे और तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल की थी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में तो रमन सिंह छत्तीसगढ़ में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे और विधानसभा चुनाव की इसी जीत का फायदा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी उठाया। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 सीटें मिली, कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 सीटें मिली थी, जबकि 11 में कांग्रेस को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। गुना और छिंदवाड़ा ये वो 2 सीटें थी जिसे कांग्रेस जीत पाई थी। गुना से ज्योतिरादित्य सांसद बने थे तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ। दरअसल में वही कमलनाथ जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वही कमलनाथ जिन्होंने मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद कांग्रेस को सत्ता दिलाई। 16वीं लोकसभा के चुनाव से पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी ने 2/3 से ज्यादा सीटें हासिल कर सरकार बनाई थी। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, 163 सीटें मिली थी और इसी के साथ सूबे को नई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। बीजेपी इस जीत से खासी उत्साहित थी क्योंकि विधानसभा में मिली इस जीत का फायदा उसे लोकसभा चुनावों में भी मिला था। दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ राजस्थान में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। सूबे की 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। राजस्थान में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। मोदी लहर के आगे कांग्रेस शून्य पर अटक गई थी। जैसे जैसे इन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को पूरे देश में लपेटना प्रारंभ किया, वैसे वैसे लोगों का रेस्पॉन्स मिलने लगा। पहली बार भ्रष्टाचार को लोग कहते थे मुद्दा नहीं है, लेकिन 2014 में बड़ा मुद्दा था। वाराणसी में चुनाव में रहा, बंगाल में चुनाव में रहा, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि इतने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। 3 बार से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और लोगों को लगा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, तो नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत और निर्णायक नेतृत्व चाहिए। उस समय गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, वो चाहता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। दरअसल में 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे एक नजीर बने क्योंकि इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने जनता का गुस्सा देखा था और घमंड में अंधी सरकार को जनता ने जनादेश के जरिए एक सबक सिखाया और साथ ही लोकतंत्र के इतिहास में जनता के विश्वास को और मजबूत बनाया। चलिए तो लहर में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।